स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम ये डिस्कस आपके साथ में करेंगे कि हम पढ़ाई हाई स्कूल की किस तरह से करें 22 और 23 में। ये बात हो रही है कॉमर्स यूपी बोर्ड की। कॉमर्स यूपी बोर्ड में क्या हुआ है, सिलेबस को कट कर दिया गया है। तो ये 2022 और 23, हालांकि नीचे लिख भी दिया है कि नया सिलेबस 2022 और 23। अब हम इन सब की हम तैयारी किस तरह से करेंगे, तो आज हम पूरा ये बता देते हैं कि हमको कहां से स्टार्ट करना है और कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ओके, और हम इसमें एक चीज बात करेंगे आपसे कि इन सबको लिखने के लिए अगर आप किताब से अगर पढ़ोगे, किताब से तैयार करोगे, तो आपको वहां की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगेगी। लेकिन हमारी इन सिस्टम से एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा हाई स्कूल की। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज होंगी, देखो पुरानी वीडियोज तो पुराने समय की पड़ी हुई हैं, लेकिन जो भी वीडियोज देखो तो वो 22 और 23 की आप देखते चलिएगा। 22-23 में क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ पेपर में चेंजिंग होता है। पिछले साल का जो होगा वो अगर आप देखोगे तो उसमें आपके लिए पुराना मिलेगा और प्लस वो पुराने वर्ष के हिसाब से है। लेकिन यहां पर जो हम अपना गैस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इस साल कौन कौन से हमारे प्रश्न आएंगे, कौन कौन से हमारे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो उनको हम उसी हिसाब से तैयार कराते हैं। तो आइए हम यहां पर समझाते हैं। देखो, पहली बात करते हैं हम अंतिम खाते की। अंतिम खाते हम किसे कहते हैं? देखो, जब कोई व्यापारी पूरे वर्ष भर व्यापार करता है और पूरे वर्ष भर व्यापार करने के बाद वर्ष के अंत में वो ये जानना चाहता है कि उसे कितना लाभ हुआ या कितना नुकसान हुआ, तो होने वाले लाभ और नुकसान को जानने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतिम खाते। अब समायोजन सहित का मतलब यहां पर क्या है? समायोजन सहित का मतलब है कि जैसे वर्ष का एंड हो रहा है 31 मार्च के लिए, 31 मार्च को वर्ष का एंड हो रहा है और पता चला कि आपसे हमें कुछ पैसा मिलना था जो नहीं मिल पाया, हमें मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, लेकिन हमें पता है आपसे मिल जाएगा, तो उसको भी शामिल कर लें। और किसी व्यक्ति को पैसा देना था, हम दे नहीं पाए, तो उसको भी शामिल कर दें, यानी ईमानदारी से हम दे देंगे। तीसरी चीज, कुछ और हो सकता है, हमारी आय ऐसी हो कि जहां से मिलने वाली हो लेकिन मिल ना पाई हो, तो उसको भी शामिल कर लें। तो ये जो जिस डेट को बनाए जाते हैं अंतिम खाते, उनमें कौन कौन सी सूचनाएं शामिल करने से छूट रही हैं, उनको शामिल कर लेना क्या कहलाता है? हमारा समायोजन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आएगा जरूर। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, पीडीएफ अगर आप एक बार देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा और उसमें बहुत अच्छे से आपको तैयारी करने को मिलेगी। और जो पीडीएफ मिलेंगी 9719811101, और उन्हीं को मिलेंगे जो लोग हमारे स्टडी में शामिल होंगे। ठीक है, आप स्टडी में शामिल होइएगा और सब कुछ आपके लिए मिलेगा। ठीक है, फीस की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, कहीं आप समझ जाओ कि नहीं पैसे के चक्कर में ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम 1000 स्टूडेंट का अपना एक स्पेशल बैच चलाएंगे, जिनमें से टारगेट हमने रखा है इस बार 95% का, गारंटेड। 95% से एक भी परसेंट कम नंबर हमको नहीं लाना है, क्योंकि कॉलेज में जो देखिए 70 नंबर तो पेपर के हैं और 30 नंबर हमारा किसका है? प्रैक्टिकल का है। तो 30 तो में से तो 28 तो रखे ही हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं कॉलेज से। इन कॉलेज में 28 नंबर से कम नहीं मिलते हैं, क्योंकि कॉलेज अपना रिजल्ट खराब करना नहीं चाहता। अब बेटा जो 70 नंबर हैं उनमें से क्या होता है, 70 नंबर का ये सब पूरा हमारा पेपर है। अंतिम खाते 100% गारंटी से हम सही करा देंगे। मात्र और मात्र इसकी जो लास्ट में हम पीडीएफ बनाएंगे उसमें हम 20 क्वेश्चन तो टोटल रखेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको अंतिम खाते के होंगे और विनिमय विपत्र के 10 क्वेश्चन होंगे। ये 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे। इन 10-10 क्वेश्चन को सिर्फ अगर देख लिया तो 100% एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका पहले से ही सब पढ़ा हुआ होगा, केवल वहां संख्याएं चेंज होंगी। तो इन 20 न्यूमेरिकल्स में से ही ये दोनों न्यूमेरिकल के चैप्टर विनिमय विपत्र और अंतिम खाते कवर हो जाएंगे, और 10 न्यूमेरिकल बीजक के रखेंगे, उसमें से बीजक कवर हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 24 नंबर, तो 24 का मतलब 24 पूरे, 24 में से 24। और जो एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे वो बच ही नहीं सकते हैं। 24 और 10 कितने होते हैं? 34। 34 नंबर में से तो तुम्हारा एक भी कट नहीं रहा है। अब जो बचे और नंबर, उनमें 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले और 8 नंबर वाले होंगे। तो उनकी पीडीएफ में पूरा ये मतलब लिखा हुआ होगा कि किस तरह से आपको हेडिंग डालनी है, और उसमें इतनी हेडिंगें होंगी कि जो आपको किताब में मिल ही नहीं सकती हेडिंगें। ओके, तो इससे पहले आप डेमो देख लेना, इसके बाद फिर आगे तैयारी करना।
डेमो का मतलब है कि पहले से ही पीडीएफ हम दिखा देंगे कि किस तरह से हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो आइए समझाते हैं। चेक वाले से किसे कहते हैं? चेक। चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जो किसी बैंक पे लिखा जाता है और बैंक में भुगतान करने का आदेश किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, इसे हम चेक कहते हैं। चेक का अनादरण, जब चेक का भुगतान ना हो तो उसे हम चेक का अनादरण कहते हैं। और चेक का भुगतान करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी इसमें से इस बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो चेक का भुगतान करते समय यह देखना चाहिए कि हस्ताक्षर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके खाते में पैसा है या नहीं है, सामने वाला व्यक्ति 420 तो नहीं है, पता चले संदिग्ध व्यक्ति पेमेंट ले जाए। हम तो चाह रहे हैं राम को पेमेंट मिले तब तक श्याम आए और पेमेंट लिए जाए, तो ऐसा तो नहीं। चेक असली है नकली है देखना चाहिए। उसमें चेक में जितनी भी एंट्री है वो सब सही है या नहीं है ये देखना चाहिए। धनराशि हिंदी में और अंकों में और शब्दों में समान है या नहीं है। चेक कहीं 3 महीने से ज्यादा पुराना तो नहीं है। तो ये सब चीजें देख करके चेक का पेमेंट करना चाहिए। हुंडी और प्रतिज्ञा पत्र किसे कहते हैं? हुंडी और प्रतिज्ञा पत्र का मतलब है, यहां पर हुंडी जो होती है भारतीय भाषा में लिखी जाती है और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में यूज होता है। ये उधार लेन देन से ही संबंधित है और प्रतिज्ञा पत्र भी उधार लेन देन। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। प्रतिज्ञा पत्र में ये प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं, सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, इसको इतने दिनों बाद एक निश्चित भुगतान कर दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तो उसे हम ऐसे कागज को प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। विनिमय पत्र को कभी बिल के नाम से भी आप जानोगे। क्या होता है बिल? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए उधार माल बेचता है या कोई धनराशि देने का वायदा करता है तो एक बिल लिखा जाता है, उस बिल पे सामने वाले के दस्तखत करा लिए जाते हैं, तो वही हमारा होता है विनिमय विपत्र। जैसे हमने तुम्हें माल बेचा और तुमने पैसे तो दिए नहीं, तुमने क्या किया, एक कागज पे दस्तखत करके हमें रख दिए। उससे क्या होगा, आने वाले समय में तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने ये माल नहीं खरीदा, तो प्रमाण हो गया। और हमें क्या संतुष्टि मिलेगी कि आपने दस्तखत करके एक कागज हमें वापस दे दिया है, इसका मतलब है आने वाले समय में पैसा मिल ही जाएगा। इसे विनिमय पत्र कहते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है रियायती दिन किसे कहते हैं? जो 3 दिन, देखिए दे तिथि जब निकालते हैं तो विनिमय पत्र में 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, उनसे रियायती या अनुग्रह दिवस। ये जब जब पेपर में आता है अनुग्रह दिवस करके आता है, और अनुग्रह दिवस कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है। भाग बा में चलते हैं। नस्तीकरण, पत्रों प्रलेखों कागजों को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से रखने की प्रक्रिया को बेटा नस्तीकरण कहते हैं। इसमें इसलिए जितने भी कागज प्रलेख हमारे व्यापार में आते हैं और जितने व्यापार से भेजे जाते हैं सबको सुरक्षित रखना, और सुरक्षित रख करके और उन पे भविष्य में जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल लेना, तुरंत ढूंढ लेना, यही चीज हमारी नस्तीकरण कहलाती है। नस्तीकरण की प्रणालियां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रणाली है। नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली, नस्तीकरण की लेटी प्रणाली, नस्तीकरण की लटकती हुई प्रणाली। तीनों में से किसी एक का वर्णन करने को आएगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ से अगर आप तैयार करोगे तो बहुत अच्छे से तैयार होगा। ये लगभग में 6 पेज का होता है और 6 पेज में जो हर मतलब पेज पे उसकी हेडिंगें बनी हुई होती हैं, और इसका जब क्वेश्चन आता तो वैसा ही अगर आप लिखाते हो बहुत अच्छी मार्किंग लेके आई। क्योंकि लास्ट में जहां पर पेपर, जैसे आपकी ये कॉपी है, समझ लेना बेटा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, देखो आमने सामने के पेज, आमने सामने के पेज, आमने सामने के, आमने सामने। यहाँ पे क्या होता है, इन पेजों पे हमने लिखा, फिर इन पेजों पे गए, फिर हम इन पेजों पे गए, और जब ये पेज आए तो यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा चौड़ा सा कर दें। अब यहाँ पर मान लीजिएगा तुम पूरा भर के आए हो तो इतना ही भरिएगा और यहाँ नीचे इतनी जगह छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर 2 3 4 लाइनें हम ऐसी लिखवाते हैं, जो कॉपी चेक करने वाला यहाँ से तुम्हारी सब हेडिंगें देखते जाएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ बहुत अच्छी हेडिंग डाली। यहाँ पर अगर कुछ अच्छा लिखा हुआ वो पढ़ेगा, हम ब्लैक पेन से लिखवाते हैं, वो पढ़ेगा, और वहीं पर अगर वो 6 नंबर देने को होगा 8 में तो वो जाहिर सी बात है कि 8 में 7 नंबर देगा, या 3 या 4 नंबर देने को होगा तो वो 6-7 नंबर वैसे ही देगा। क्यों? क्योंकि बीच में आपने क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। पहले नंबर पे हम वो क्वेश्चन पे सॉल्व कराते हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो। उसका कारण है कॉपी चेक करने वाला जब कॉपी चेक करता है वो देखता कि अरे सारे विकल्पीय सही है इस बच्चे के, इसने पहला क्वेश्चन सही किया है, तो इसका मतलब वो बच्चा होशियार है, और इसके हिसाब से फिर आगे कॉपी को इतना वो ध्यान से नहीं देखता। क्योंकि क्या होता, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये चालाकियां हैं जो बहुत सारी हैं, जिनके थ्रू हम लोग नंबर अपने इंक्रीज करा सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं वो इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए और इन चीजों का फायदा लीजिए। ओके, अगला है नस्तीकरण। किसे, ये तो हो गया। संदेश वाहन की प्रणालियों में वही, हम अपने विचारों को, सूचनाओं को एक से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, उन्हें संदेश वाहन के साधन कहते हैं। इसमें डाक व्यवस्था पुराने समय में बहुत ज़्यादा थी, और इस समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खूब ज़्यादा काम कर रहे हैं। मोबाइल है, टेलीफोन, इंटरनेट है, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आती हैं। समय और श्रम बचाने वाले यंत्र वो यंत्र हैं जो कार्यालय में मोस्टली रखे जाते हैं, जैसे स्टेपलर है, कैलकुलेटर है, नोट गिनने वाली मशीन है। तो ये जो चैप्टर है यहाँ से बहुत अच्छा
प्रश्न एक आने के लिए, और बहुत सरल होता है ये। देसी व्यापार, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार में एक आएगा। देश की सीमाओं के अंदर अंदर होने वाले व्यापार को हम देसी व्यापार कहते हैं। और देसी व्यापार ही दो प्रकार का होता है, कौन सा? थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदना और बहुत बड़ी मात्रा में ही माल बेचना, ये ऐसा व्यापार थोक व्यापार कहलाता है। फुटकर व्यापार कैसे कहते हैं? वह व्यापार जिसमें व्यापारी छोटी छोटी मात्रा में माल बेचता है, उसे हम फुटकर व्यापार कहते हैं। बीजक जो माल बेचता है वो पूरा हिसाब किताब में छूट सहित क्रेता के पास में भेजता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? बीजक। इससे न्यूमेरिकल आएगा 100%। बैंक वह संस्था है जो रुपए पैसे में लेन देन करती है, तुम्हारा पैसा जमा करती है और उसी जमा पैसे को किसी अन्य व्यक्ति को लोन के रूप में देती है, और तुम अगर पहुंच जाओ बैंक में लेने तो तुम्हें भी पैसा दे देती है। ठीक है, ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ये देश का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, और ये केंद्रीय जो बैंक है इसके कार्य आ सकते हैं। देखिए, और सब बैंकों के साथ साथ में ये ग्राहकों से लेन देन नहीं करता है, ये बैंकों से लेन देन करता है। और आरबीआई जो बैंक है वो सब बैंकों का हेड है। ठीक है, बैंकों का बैंक कहते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक। और सरकार के एजेंट के रूप में अगर काम करता है तो भारतीय स्टेट बैंक। इसके कार्य इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक बैंक जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और ये जनता का पैसा जमा करके और जनता को ऋण के रूप में पैसा देते हैं। इन व्यापारिक बैंकों के मुख्य रूप से ग्राहकों को सेवा दे करके और अधिक से अधिक धन कमाना होता है। देसी बैंकर ये वही है, देसी बैंकर, साहूकार, देसी महाजन इत्यादि के नाम से जाना जाता है, जो हमारे और आपके शहर में और मध्य के बीच में हर समय जनता की सेवा करते हैं। बस एक चीज है कि इनके लेन देन का कोई समय निश्चित नहीं होता है, और ये ग्राहकों को सुविधाएं बहुत अच्छी देते हैं बिना लिखा पढ़त के। अगर मुसीबत के समय है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। बैंक तो कहेगी लाइन में रखो, विड्रॉल भरो, दुनिया भर के करो, इनके पास पहुंच जाओ। अगर कह दो कि नहीं हमें 5,000 की जरूरत है, लाला जी दे दो, तुरंत मिल जाएगा। बाकी गिरवी गाठे का काम है वो बाद में होता रहेगा। तो ये संकट के समय हमारे इतिहास में बहुत अच्छे मतलब सहायक रहे हैं, इसलिए इनका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब ये होता है, जैसे तुम हाई स्कूल में अच्छी मार्किंग लाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए उपयोगिता है इस बात की कि तुम्हें वो सारा कंटेंट चाहिए जो आपके लिए बहुत अच्छा लगे, पढ़ने में सरल लगे, हेडिंगें ज़्यादा हो। और मैं ये कहता हूँ पूरे यूट्यूब पर देखने के बाद हमारे चैनल पर आइए। हम ये बिल्कुल नहीं कहते सिर्फ हम ही को देखिए, आप ये देखिए कि हमारे पढ़ाने में और दूसरों के पढ़ाने में क्या अंतर है। ठीक है, यहां पर कोई वीडियो फेक नहीं बनती, यहां पर सब एकदम सॉलिड। जब हमारे स्टूडेंट सॉलिड, हम सॉलिड, तो सारे वीडियो सॉलिड। तो उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब है कि जब हम उन चीजों का यूज करते हैं तो धीरे धीरे उनमें उपयोगिता घटने लगती है। प्यास लग रही है, बहुत तेज लगती तो लगता है 1 गिलास पानी हो, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी। चौथा आया, बोले अब नहीं पिएंगे। पांचवा, अब तो बिल्कुल नहीं पिएंगे। छठा, पी लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पानी वही है, गिलास वही है, क्या हुआ? आवश्यकता की पूर्ति कम हो गई। ठीक है, तो आवश्यकता हमारी पूरी हो गई, तो अब आगे कोई चीज़ हमें मिलेगी तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही और नुकसान दे रही, इसलिए उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, यानी उपयोगिता में कमी। उपयोगिता किसे कहते हैं? जैसे ये पेन है बेटा, अगर ये प्लास्टिक होता तो हम तुम्हें इससे पढ़ा नहीं पाते। जब पढ़ा नहीं पाते तो इसमें क्या उपयोगिता थी, लेकिन अब क्या है, इसको एक शेप दी गई प्लास्टिक को, इसमें इंक भर दी गई और ये तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हो। पता नहीं कितने बच्चों का ये कैरियर बनाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पेन के अंदर एक गुण केवल आ गया जिसका नाम है उपयोगिता। क्या आ गया? उपयोगिता, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता की क्या कर रहा है? पूर्ति। व्यय एवं बचत। अरे मनुष्य जितना भी पैसा कमाता है उसमें अपने तुरंत के खर्चों को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वस्तुएं खरीदता है या किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी लेन देन है उसको पूरा करता है, उसे उसका व्यय कहते हैं। और वो जितने कमा के लाता है उसमें जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बचत। जी नहीं, बचत का मतलब बचे हुए पैसे को ऐसी जगह पर लगाना जो पैसा सुरक्षित भी रहे, और सुरक्षित रहने के साथ साथ वो पैसा वृद्धि भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, सुनने में कुछ और होती हैं, वास्तव में कुछ और होती हैं, और इन दोनों में क्या संबंध है? ठीक है, संबंध भी पूछा जा सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा आपको बताएं, बच्चे हमसे पूछते हैं इकोनॉमिक्स में कि सर इकोनॉमिक्स तो पढ़ने में बहुत कठिन है, और हम कहते हैं कि बहुत सरल है। जैसे आपने एक प्रश्न सुना होगा कि मूल्य भी सुना और कीमत भी सुनी है, तो हम कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड प्राइस, यानी मूल्य और कीमत में अंतर क्या है। बस यहीं पर बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी, बोले मूल्य और कीमत एक ही होता। अरे एक ही होता तो एक नाम क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है? ये पर्यायवाची भी नहीं है। तो दोनों में अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन है क्या? वही चीज यहां पर जब बच्चों को समझाते हैं खटाक से समझ में आ जाती। हाँ सर, अब समझ में आया। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस है, आपको हर जगह पर मिलेगा। लेकिन अब बेटा इनके अलावा हमें एक भी अक्षर नहीं पढ़ना है। हाँ, पेपरों के किनारे मैं कुछ चीजें जरूर बताऊंगा जो आपके लिए और लोगों से एक्स्ट्रा पढ़नी है, वही आपके लिए बस 95% के किनारे ले जाएंगे। तो इस बार टारगेट हमारा 95% है। बिल्कुल मजाक मत लीजिए, कहीं पर भी कोचिंग पढ़ रहा है छोड़ दो,
यहां पर आने के बाद कहीं कोचिंग नहीं पढ़ना है, सब कुछ एकदम जबरदस्त होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत काम का ये चैनल है। कॉमर्स की अगर शिक्षा लेनी है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की ही शिक्षा दी जाती है। तो मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।